हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीटी लेक्चर्स। तो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर सेकंड और यूनिट फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है क्लास 12th फिजिक्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मैं पिन कर दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आज हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारे पास टॉपिक है विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है विद्युत फ्लक्स हम किसे कहते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसा फ्लक्स, पहले हम विद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। पहले हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे, फिर हम जो थ्योरी पे आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, हम कोई भी पृष्ठ मान लेंगे किसी भी आकार का, उससे होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की जो माप होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जैसे मान लेते हैं, मैं कुछ इस तरीके का मान लेती हूँ काल्पनिक पृष्ठ। आप किसी भी तरीके का मान सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आप इसको गोलाकार भी मान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें विद्युत बल रेखाएं जाएंगी। ठीक है, तो इससे होकर जो विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं ये क्या है, लंबवत है। ठीक है, ये तो अब हम जैसे हमने ये मान लिया, या फिर आप एक और डायग्राम इसके लिए मान सकते हैं। आप इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। किसी भी आकार का हो सकता है आपका, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी आकार एक ही आकार हो, बट हम इस तरीके से मान सकते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, या फिर हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा इसके साथ वो 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, देखो विद्युत फ्लक्स हम किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक काल्पनिक पृष्ठ, यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर जो है विद्युत बल रेखाएं जो है गुजरती हैं, या फिर विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप जो है विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स होता है उसको हम दिखा देते हैं फाई से। फाई इज इक्वल टू हो जाता है ई ए कॉस थीटा। अब आप कहेंगे ई ए कॉस थीटा कहाँ से आया, तो गाइस ये होता है कि विद्युत फ्लक्स जो होता है उसका हमारे पास सूत्र क्या हो जाता है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये आपने याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, जैसे हमें निकालना है फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई ए। तो अब देखो आप कॉस में क्या वैल्यू रखें कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाए। देखो अगर हम कॉस की वैल्यू 0 रख देते हैं तो 1 मिल जाता है, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा ई ए। और अगर हमें मिनिमम के लिए निकालना है तो अगर हम यहाँ पर से कॉस 90 रख देंगे, कॉस 90 की वैल्यू जाती है 0, तो वहाँ पर से मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर से 0 अंश रख देंगे, तो फाई मैक्सिमम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई ए, क्योंकि हमारे पास पता है कॉस 0 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, अब जैसे हम निकालें फाई मिनिमम इज इक्वल टू कितना होता है, ई ए कॉस थीटा, ये हो जाता है। तो फाई मिनिमम इज इक्वल टू कॉस की जगह में रख देंगे 90, कॉस 90 रख दिया, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो फाई मिनिमम इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, और आप जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल सदिश जो है विद्युत क्षेत्र की दिशा के अनुदिश हो, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, वहाँ पर से कॉस कितना हो जाएगा, 0। यदि वो समांतर यानी उसी से होकर विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, यानी दिशा के अनुदिश हो, यानी जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र है उसी दिशा में इसमें बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं उसी दिशा में हो, तो वहाँ पर से कोण कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि वहाँ पर से कोई भी कोण नहीं बना है, तो ई ए आ जाएगा। और यहाँ पर से आप कह सकते हैं यदि क्षेत्रफल हमारे पास ए है तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है उसके साथ अगर लंबवत हमारे पास लंबवत जा रही है विद्युत बल रेखाएं, तो वहाँ पर से कोण कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि लंबवत प्रवेश कर रही है ना विद्युत क्षेत्र में, या फिर तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, 90। तो कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये हमारे पास जाएगा। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स अगर इसकी आपको थ्योरी देखनी है तो आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी मैं आपको बता रही हूँ कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिस पर से हमारे पास विद्युत बल रेखाएं जो गुजरती हैं, या फिर विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप, वो हमारे पास क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, और कभी कभार जो ये डेफिनेशन भी पूछी जाती है 1 मार्क में। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं आपको इसका मात्रक और विमा बता देती हूँ। जैसे हम 0 से तो निकाल नहीं पाएंगे मात्रक और विमा, क्योंकि वहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर से cos 0 रख के हम ऐसा मान लेते हैं कि वह जो है विद्युत क्षेत्र में समांतर विद्युत बल रेखाएं हैं जो पृष्ठ से होकर गुजर रही हैं, तो वहाँ पर से ई ए मान लिया। तो इसके लिए हम निकाल देते हैं फाई इज इक्वल टू ई ए मान लेते हैं, यहाँ पर से मैक्सिमम मानने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए देखो जो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ई को पता है हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमने पहले पढ़ा हुआ है, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पर से ई की जगह हम वैल्यू रख देते हैं एफ अपॉन क्यू। ठीक है, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ए, ये हो गया। ठीक है,
तो फाई इज इक्वल, देखो बल का मात्रक हमारे पास क्या हो जाता है न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, और ये क्षेत्रफल है ए, तो इसका मात्रक हो जाता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कूलाम को मैंने जो हमारे पास आवेश था, आवेश का मात्रक कूलाम है, इसको हम ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो ये वहाँ पर इसका क्या आ जाएगा मात्रक, इधर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। और अगर हम इसकी विमा निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। देखो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि एफ अपॉन क्यू होता है, तो बल की विमा कितनी हो जाती है, mL/t-2। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है आवेश, आवेश की विमा कितनी हो जाती है a/t। और यहाँ पर से क्या है क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा कितनी हो जाएगी L², क्योंकि L जो है दूरी होती है, तो उसका अगर स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पर से L² हो जाएगा। एंड क्षेत्रफल के लिए क्या लगा देंगे, हमेशा L² लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, देखो m यहाँ पर से L² है और L है, तो कितना आ जाएगा L³ t-2, और ये दोनों नीचे नीचे हैं, ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा a-1 और t-1। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर से कोई ऐसी चीज़ है तो यहाँ पर से है इन दोनों में, तो mL3t, और t की वैल्यू देखो कितनी है -2 और -1, तो कितना हो जाएगा -3, और क्या बच जाएगा a-1। ठीक है, तो mL3 t-3 a-1, तो ये हमारे पास किसकी विमा आ जाएगी, विद्युत फ्लक्स की विमा आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। वैसे आपसे इतना कुछ पूछेगा नहीं, आपसे बस इतना पूछेगा कि विद्युत फ्लक्स आप किसे कहते हैं, तो आपने बता देना है कि विद्युत क्षेत्र में जो विद्युत क्षेत्र में खींचा ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसमें से विद्युत बल रेखाएं होकर गुजरती हैं, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। और आपने डायरेक्ट इन दोनों कंडीशनों को दिखा देना है। और बस अगर आप मात्रक लिखना चाहें, आपको याद हो और विमा, तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो देखो ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, इसको आप लिख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास गॉस की प्रमेय, ये हमारे पास प्रूफ करने को भी आती है और नॉर्मल लिखने को भी आती है। ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इस यूनिट से। मैं आपको पहले ही बता रही हूँ, आपको इसको मिस नहीं करना है। ठीक है, ये 1 नंबर में आएगी और इसके साथ 3 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा, वो जब हम आगे वीडियो में कवर करेंगे तब मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो गॉस की प्रमेय हमारे पास क्या हो जाती है, इस प्रमेय के अनुसार, यानी गॉस ने एक प्रमेय दी जिसके अनुसार जो है किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, ठीक है, या फिर किसी बंद पृष्ठ से, क्योंकि जब हम गॉस की प्रमेय की बात करेंगे ना, तो सदैव कौन सा पृष्ठ लेंगे, बंद पृष्ठ लेंगे। जैसे इस तरीके से हम मान सकते हैं, गोलाकार मान लीजिए, किसी भी आकार का आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, और हमने विद्युत फ्लक्स को किससे दिखाया था, फाई से दिखाया था। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि इस प्रश्न से, और हमें पता है कि विद्युत फ्लक्स के लिए हमने चित्र भी देखे थे किस तरीके के थे, ऊपर अभी देखा है। तो देखो क्या हो जाता है गॉस के प्रमेय में, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध, यानी उसके चारों ओर घिरे हुए क्षेत्र जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यानी अगर हम इसकी जो हमारे पास थ्योरी अच्छे से कवर करे तो क्या लिखेंगे, इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का जो है 1/ε0 गुना होता है, यानी 1/ε0 गुना होगा क्या, हमारे पास विद्युत फ्लक्स। देखो किस तरीके से लिखेंगे, फाई ई। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगी गॉस के प्रमेय के लिए विद्युत फ्लक्स आ जाएगा, यानी संपूर्ण विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा हमारे पास, उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हमसे बोला था नहीं कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जिसको हमने फाई ई से दिखा दिया, ऊपर हमने विद्युत फ्लक्स से बोला था तो फाई से दिखाया था, यहाँ पर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है तो हमने फाई ई से दिखा दिया। तो ये जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर परिबद्ध कुल आवेश, यानी कुल आवेश मान लेते हैं क्यू है, तो उसका जो है 1/ε0 गुना होता है, तो 1/ε0 लिख दिया तो Q/ε0 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा गॉस की प्रमेय के लिए सूत्र। ठीक है, तो इतना आपने लिखना है, थ्योरी आपको पीडीएफ के लिंक में मिल जाएगी, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना होता है कि एक तो आता है गॉस की प्रमेय लिखो और साथ में इसकी उत्पत्ति करो। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति हमारे पास किस तरीके से होती है, यानी फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0 किस तरीके से निकलता है। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। देखो स्टार्ट करते हैं, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर से क्या, उत्पत्ति करके, क्योंकि हमने लिखना होता है, क्योंकि हिंदी मीडियम के जो भी स्टूडेंट हैं तो उन्हें पता होगा उत्पत्ति लिखते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप प्रूफ लिख सकते हैं, प्रूफ हम इसको किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अब देखो माना एक बंद पृष्ठ ले लेते हैं, मैंने इस तरीके से एक बंद पृष्ठ ले लिया, इसमें हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट पेज में हम सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो देखो ये इस तरीके से मैंने एक संपूर्ण विद्युत फ्लक्स ले लिया, यानी एक
प्रश्न ले लिया कोई भी, ठीक है। तो आपसे गोल बने तो अच्छी बात है, बाकी मेरे से तो ऐसा ही बना तो मैंने ऐसा बना दिया। तो देखो क्या हो जाएगा, इसके मध्य बिंदु मान लेते हैं, मध्य बिंदु को मान लेते हैं ओ। ओ पर मान लेते हैं हमारे पास क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, ठीक है। तो देखो इन चीज़ों हमारे पास कॉस की प्रमेय यानी जो सेकंड यूनिट है ना, तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट है, इससे 3 या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसको मिस मत करना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो क्या बोला कि जो हमारे पास हमने प्रश्न माना, इसके मध्य बिंदु ओ पर जो है क्यू आवेश है, इससे ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर से हमने क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर से इस तरीके से निकाल लेते हैं, और यहाँ पर से हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी ई, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। और मैंने आपको बताया है यदि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदैव जो है एक दिशा में होंगे, तो वहाँ पर से बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारे पास इस तरीके से लंबवत प्रवेश करता तो वहाँ पर से हमारे पास थीटा 90 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर से यदि एक ही दिशा में दोनों है, तो वहाँ पर से जो हमारे पास कोण बनेगा वो कितना बन जाएगा, 0 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से आप लिख देंगे कि हमने एक बंद पृष्ठ माना जिसमें हमारे पास ओ से, ओ पर क्यू आवेश है, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहाँ पर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसमें हमारे पास क्षेत्रफल सदिश टी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई जो है एक ही दिशा में है, अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस लगा लेना, वैसे तो ये प्लस ही होता है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमने पढ़ा है ये फॉर्मूला क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये आ गया। तो अगर हम इसकी दिशा को दिखा दें तो किस दिशा में हो जाएगा, ओ से पी दिशा में, ठीक है। ओ से पी दिशा में इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर से ओ पी दिशा में, ठीक है। तो यहाँ पर निकल गया ओ पी दिशा में। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो यानी हमने देखा है विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा से अगर हम सूक्ष्म निकालते हैं तो डी लगता है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, बाकी अगर आप बायो ले रखी है आपने तो आपने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल निकालते हैं ना तो डी से निकालते हैं, नहीं जो भी चीज़ होगी उसको हम डी से डिनोट करेंगे। नहीं जैसे विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं हम तो डी फाई आ जाएगा, और हमें वैसे गॉस के प्रमेय के लिए विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालें तो डी फाई ई आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए, हमने ऊपर देखा था ई डी ए। देखो जैसे हमने भी ऊपर पढ़ा हुआ है ना, ये देखो जैसे हम पता है फाई इज इक्वल टू ई ए, तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के लिए क्या हो जाएगा, फाई ई और ई ए। तो यहाँ पर से क्या लगा देंगे, सूक्ष्म के लिए डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए, क्योंकि ई तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो क्षेत्रफल जो है बदलेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्षेत्र ए के सापेक्ष जो है हम इसका डी फाई ई कर लेंगे, यानी इसका जो है सॉल्व करेंगे इसको, तो हम निकाल लेंगे क्या कि सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से होकर जाने वाला जो है, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से होकर गुजरने वाला या फिर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, ओके। तो जैसे हमें पता है क्या होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए हो जाता है, तो अब हम इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे अतः सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। जाने वाला क्या निकाल लेंगे हम, विद्युत फ्लक्स, या फिर हम इसको लिख लेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो क्या हो जाता है हमारे पास डी फाई ई, हमसे बोला है संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो डी फाई ई आ जाएगा। और हमको अगर इसका निकालना पड़ेगा कुल विद्युत फ्लक्स या फिर संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, तो हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, और यही जिस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे ना, आगे के टॉपिक में आपको उतना ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा है नहीं, बस अगर आपने गॉस के प्रमेय में इन चीज़ों को सीख लिया ना तो आप आगे ईजिली कर लेंगे, ठीक है। तो डी फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई, ठीक है। और डी जो हमारे पास ए है, ए के सापेक्ष कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने क्या लिख लिया, ई डी ए, ठीक है। फिर देखो हमें पता है कि ई डी ए इज इक्वल टू क्या हो जाता है, ई डी ए कॉस थीटा। हमने पीछे विद्युत फ्लक्स में देखा, तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है। तो वहाँ पर से हमने देखा था कॉस की जगह में वैल्यू रखी थी, हमने देखा था ई ए कॉस थीटा, तो कॉस के में 0 या फिर 90 होगा। और मैंने भी आपको बताया कि चित्र अगर आपने देखा होगा तो इस तरीके से हमारे पास क्या था, क्षेत्रफल सदिश, और इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी, तो ये दोनों एक ही दिशा में है, तो बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, ठीक है। तो ये आ गया, तो यहाँ पर से डी फाई ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई डी ए, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 1, ये हो गया।
तो अब हम क्या निकालेंगे, जैसे हमने निकाला था डी ए से होकर जाने वाला सूक्ष्म, यहाँ पर हम लिख लेते हैं सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स, थोड़ा सा रह गया। तो अब हम लिख लेंगे इसकी जगह पे क्या, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब लिखेंगे अतः डी ए से होकर जाने वाला तो लिख लेंगे संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो देखो, जैसे हमने कोई छोटी चीज़ हमें दे रखी है या फिर हमें कोई बड़ी चीज़ दे रखी है और उसका हमने छोटे छोटे भाग करके उसको हमने ज्ञात करना होता है ना। जैसे कोई मान लेते हैं हमारे पास इतना बड़ा भाग है, ठीक है, तो उसका अगर हम छोटा पार्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे छोटा पार्ट मैंने यहाँ पर से इतना ले लिया, जैसे हमारे पास कोई बहुत बड़ा भाग है और हमने निकालना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो हम क्या करते हैं ना, इसके लिए इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे छोटे भाग से बड़ा भाग निकालने के लिए, और वहाँ पर से समाकलन अवकलन, अगर आप मैथ वाले स्टूडेंट हैं, आपने पढ़ा होगा या फिर आप आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो 5th और 7th चैप्टर में वो चीज़ें हैं। तो फिर जैसे हमें ज़्यादा का यानी कम दिया है और ज़्यादा का निकालना है, तो समाकलन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर से अब हम इसमें क्या करेंगे, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो इनका हम कर देंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा बंद समाकलन। ये जो हमारे पास समाकलन का साइन तो ऐसा होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर से हम बंद समाकलन निकाल रहे हैं, बंद पृष्ठ है, तो इस तरीके से लगा देंगे। फिर क्या आ जाएगा, डी फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, बंद समाकलन ई डी ए, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो ये बंद समाकलन डी फाई ई, और यहाँ पर से कितना आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं ई, और यहाँ पर से आ जाएगा ये डी ए के साथ। ठीक है, तो इतना हमारे पास आ जाएगा। फिर जैसे हम बंद समाकलन डी फाई ई का निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा, फाई ई, और यहाँ पर से ई आ गया, और बंद समाकलन डी ए का। ठीक है, तो अब हम जैसे डी ए का कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो जैसे हमने डी फाई ई का इंटीग्रेशन किया था तो फाई ई आ जाएगा, वैसे डी बंद समाकलन डी ए का करेंगे तो ए आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना आ जाएगा, ई ए। तो अब देखो ये जो हमने निकाला था, पीछे हमने अभी चित्र देखा था, देखो ये देखो, ये अभी हमने यहाँ पे चित्र देखा था, देखो ये हमने बंद लिया था ना, तो यहाँ पर से क्या है, ये गोले, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाता है, 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पर से हम वही लगा देंगे, देखो यहाँ पर से लिखा देंगे गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। आपको जब प्रॉपर नोट्स मिलेंगे तो आप वहाँ पर से देखना, वहाँ पर से आपको फुल थ्योरी के साथ, फुल कॉन्सेप्ट के साथ हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, और आप जो है उससे अपने नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो आप पीडीएफ जो है कलेक्ट करके रख लेना, और बाकी आप बाद में पेपर के टाइम में देख सकते हैं। वैसे जहाँ तक अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी स्टडी भी अच्छी रहेगी। डेली जो है जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको अपने हाथ के नोट्स मिलेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो देखो हमने ऊपर अभी फॉर्मूला लगाया था, जैसे इधर देखो फाई ई इज इक्वल टू ई ए, तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे। देखो क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए पढ़ा था, तो फाई ई इज इक्वल टू, हम पता है ई को, जो हमारे पास ई होता है, ई को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4πε0 Q/r², यानी किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी आवेश के कारण किसी बिंदु आवेश कारण कहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, और हम पता है ए क्या है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल जो हो जाता है 4πr²। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, r² से r², 4π से 4π, क्या बच गया, देखो 1/ε0 इंटू क्यू, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर दी गॉस की प्रमेय किस तरीके से हमारे पास सॉल्व हुई है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये सॉल्व करी। ठीक है, तो देखो तो मैंने आपको बताया कि गॉस की प्रमेय के अनुसार क्या हो जाता है। तो गॉस ने हमें एक प्रमेय दी थी कि जिसके अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ पर परिबद्ध, यानी उस पृष्ठ पर जितना भी आवेश होगा उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास गॉस की प्रमेय हो गई। अब जब हमने इसको प्रूव करना है तो उसके लिए हमने क्या माना, एक गोलाकार मैंने भाग माना, या फिर हमने गोलाकार पृष्ठ मान लिया जिसके ओ से ओ पर क्यू आवेश है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल एक ही दिशा में है, और एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं क्या हुआ हमारे पास। फिर देखो इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू ई है, ई ए हमने पढ़ा था, फिर डी
तो हम क्या करेंगे, सूक्ष्म क्षेत्रफल डी से होकर जाने वाला सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स निकालेंगे। सूक्ष्म निकालने तो इसका डी फाई ई निकालेंगे। तो ठीक है, सूक्ष्म जब कोई भी हम किस चीज़ के लिए सूक्ष्म भाग निकालते हैं ना, तो डी से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। यानी सूक्ष्म के लिए हमेशा डी का यूज़ होगा, और हमने उसका संपूर्ण निकालना है तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक है। यानी कि छोटे भाग का बड़ा, यानी छोटे भाग को अगर संपूर्ण में चेंज करना है तो इंटीग्रेशन कर देंगे, और यदि बड़े भाग को छोटे में हमें कन्वर्ट करना है तो हम डी फाई, जैसे हम इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, जब आप अवकलन करेंगे तब आपको समझ में आएगा, जैसे डी अपॉन डी टी, इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर से हम समाकलन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर से यूज़ करना है। बाकी आपने फिजिक्स में इन चीज़ों को नहीं देखना है। तो फिर हमने यहाँ पर से निकाला गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वैल्यू रख दी, तो हमारे पास आ गया गॉस की प्रमेय, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है गाइस, ये भी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये यूनिट काफ़ी छोटी सी है, लेकिन जो है इंपॉर्टेंट काफ़ी है। 3 या 5 नंबर के क्वेश्चन जो है इससे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलना, उसमें भी मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाऊंगी, जैसे अनंत लंबाई की समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय जो हमारे पास है उससे कूलाम के नियम का निगमन किस तरीके से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी क्लास 12th में हो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।